हेलो एवरीवन, दिस इज साद असलम। और आज की जो हमारी मास्टर क्लास है इट्स अबाउट टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इंटरव्यू प्रोसेस है। ठीक है, तो आज इस मास्टर क्लास के अंदर मैं वो कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टू द लास्ट। और मतलब इस कंप्लीट वीडियो के अंदर ना थ्रू आउट द एंड मैं एक काफ़ी उन प्रोसेस को डिस्कस करूँगा, उन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो कि प्रेयर करना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि इसको लास्ट तक देखें ताकि आप वो कंप्लीट प्रोसेस को समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक्चुअल में कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आप ये बड़ा आपको पहले इस पे रिसर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, और लाइक वो कंपनी एक्चुअल में किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, किन का सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी रिसर्च करना बड़ा लाजमी है। ठीक है, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे जाए। ठीक है, जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करें उस वेबसाइट को गो थ्रू करें, उनकी प्रोडक्ट्स देखें, उनकी सर्विसेज क्या है, उनके लिंक्डइन पेज पे जाएं। ठीक है, वहाँ से देखें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर कोई भी एचआर आपको रीच आउट करता है किसी पोजीशन के लिए, तो लाजमी उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन लाजमी ले उसकी बिफोर इंटरव्यू, क्योंकि आपका मेजरली जो इंटरव्यू है वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन से सिंक करता हुआ चल रहा होता है। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप किसी बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो होपफुली उसके अंदर वो कुछ चीज़ें जो अंदर लिखी होती है कि वी आर लुकिंग फॉर दिस टेक्नोलॉजी, वी आर लुकिंग फॉर दिस थिंग, वी आर लुकिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो आप मेक श्योर करें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े और उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी प्रिपेयर करके जाए। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ ये है कि आप उनके इंटरनल एम्प्लॉय से लास्ट में डिस्कशन करें इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले। वो भी आपको लिंक्डइन के ऊपर आपको मिल सकते हैं एम्प्लॉयज़। किसी भी कंपनी पेज पे अगर आप जाएं तो उसमें एक पीपल्स का सेक्शन होता है जिसके अंदर से आप उन एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट करके उससे डिस्कशन कर सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एम्प्लॉय आपको एक अच्छा बेहतर गाइड कर सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि ये एक्स वाई जी कंपनी ज़्यादा पूछती है, कौन सी चीज़ें जो कि एक्स वाई जी कंपनी को ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो वो एक इंटरनल डिस्कशन भी आपको ना काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है बिफोर द इंटरव्यू। अच्छा, उसके बाद कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस डिस्कस करूंगा उसको मैं फिर स्टेप बाय स्टेप एंड तक डिस्कस करूंगा, उसमें डेप्थ में जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मेजरली कोई भी कंपनी पहले एक असेसमेंट आपसे लेती है, ताकि वो क्यों लेती है, क्योंकि मेजरली उनके पास बल्क के अंदर जब कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो उन्होंने किसी तरह का फिल्टर क्राइटेरिया रखा होता है कि जिसकी बेस के ऊपर हम आगे कैंडिडेट को प्रोसीड करें या ना करें। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से असेसमेंट हो जाती है। ऑन प्रेमिसेस भी होती है, ऑनलाइन भी हो जाती है। ऑन प्रेमिसेस वो कोई अगर आप फ्रेश ग्रेड है तो आपकी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अगर आप यू कैन से कुछ कंपनीज आपको ऑफिस बुला के, सॉफ्टवेयर हाउस बुला के वहाँ पे भी ये असेसमेंट करवा लेती है। ठीक है, तो अभी असेसमेंट देखते हैं कि ये असेसमेंट एक्चुअल में होती किस तरह की है। ठीक है, और उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यू है। ये बेसिक इंटरव्यू होता है थोड़ा, वो एक वन टू वन डिस्कशन एक्चुअल में ये होती है, जिसके अंदर वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जज कर रहे होते हैं और साथ आपसे बेसिक नो हाउ कि आपको आइडिया है। क्योंकि ये भी एक्चुअल में होता है ये कि आपको फर्दर जो मेन टेक्निकल राउंड में प्रोसीड करने से पहले आपसे थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये कैंडिडेट फर्दर राउंड्स में जा भी सकता है कि नहीं। उसके अंदर आपसे ऊप डाटा स्ट्रक्चर, डाटा बेसिस वगैरह पे डिस्कस किया जाता है। और ये ज़रा थोड़ा बेसिक लेवल का होता है, इतना भी बेसिक नहीं, लेकिन समहाउ बाकी राउंड्स थोड़ा इजी होता है। उसके बाद जो एक्चुअल राउंड होता है मेजरली वो एडवांस लेवल का, जिसके अंदर एक्चुअल में थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन होती है उन इंटरव्यूज के ऊपर। ये मेजरली होता है आपका टीम स्पेसिफिक। टीम स्पेसिफिक
इस सेंस के अंदर, क्योंकि ये इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली आपकी जिस टीम के लिए आपको वो हायर करना चाह रहे हैं उसका या तो कोई आर्किटेक्ट या उसका सीनियर या कोई प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियर ये आपसे इंटरव्यू करेगा। और इसमें भी आप अगर इस इंटरव्यू से पहले एक दफ़ा अगर आप अपनी टीम का पता लग जाए, वो कैसे पता लग सकता है, लाइक आप किसी एम्प्लॉय से डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो इंटरव्यू है वो किस टीम का है। इससे ये आइडिया ये हो सकता है आपको कि लाइक अगर वो टीम डाटाबेसेस की है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यूरीज ज़्यादा प्रिपेयर करके जानी है। अगर वो बैकएंड की है तो आपको आइडिया हो जाएगा मैंने डाटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प आउट कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आप वो इंटरव्यूज क्लियर कर लेते हैं, जो मेजर इसमें माइलस्टोन है वो टेक्निकल इंटरव्यूज मेजरली होते हैं। क्योंकि अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए बाकी प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि एचआर असेसमेंट में ज़्यादातर आपसे सैलरी निगोशिएशन, कंपनी वैल्यूज़ या इस तरह के बिहेवियरल पर्सन उस पर डिस्कशन होती है। बट मेजरली अगर आप इंटरव्यूज़ में अच्छा फीडबैक होता है टेक्निकल इंटरव्यूज़ में, तो आपके लिए जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आप देखें तो कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी है, जो कि आप प्रिपेयर करके जाए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज इन में से क्वेश्चंस होते ही हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया हो, आपको एल्गोरिदम्स का आइडिया हो, डाटा स्ट्रक्चर का आइडिया हो, फिर उसके बाद आपके पास डाटा बेसिस। और वो जो फिफ्थ पोर्शन है जो कि मैंने वेब एआई और मोबाइल लिखा हुआ है, वो स्पेसिफिकली होता है कि लाइक आप किस टीम के लिए इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहला बेसिक है वो थोड़ा इन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में से पूछा जाता है। और वो जो आपका एडवांस लेवल का या सेकंड टेक्निकल कह लें आप, वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो टीम स्पेसिफिक इंटरव्यू पर डिपेंड कर रहा होता है। कि अगर आप किसी वेब के लिए हैं तो आपसे ज़्यादा वेब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अगर आप मोबाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपसे मोबाइल से होंगे। ठीक है, एक और भी कंपनी, अगर मैं सपोज करूँ मैं एक्सवाईजी इंटरव्यूअर हूँ और मैं किस तरह आपको किसी स्पेसिफिक टीम के लिए प्रोसीड करता हूँ, वैसे है कि आपने सपोज इन एफ आई पीज पे काम किया हुआ है। ठीक है, या एज अ प्रोफेशनल आपने आपकी जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स की बेस के ऊपर आपकी टीम स्पेसिफिकेशन भी की जाती है कि लाइक अच्छा इसका एक्सपीरियंस इस चीज़ में है तो ये हमारे पास इस स्पेसिफिक टीम में बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ स्पेसिफिक टीम इंटरव्यूज होते हैं। और उसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब ये ऑप्शनल इस सेंस में कि ये डिपेंड करता है रोल टू रोल। ठीक है, वो हो सकता है आप फ्रंट एंड के लिए कर रहे हैं तो फ्रंट एंड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सच या नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो या अगर आप बैकएंड के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए लाइक आपको किसी स्पेसिफिक सी एस एस जावास्क्रिप्ट इन पे ज़्यादा नो हाउ इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती कुछ एज सच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसमें थोड़ा सा आप देख लेते हैं, हमने पहले देखा था कि असेसमेंट होती है। ठीक है, अब वो असेसमेंट के थोड़ा सा हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि लाइक असेसमेंट में क्या क्या पोर्शंस हैं। तो जो आपकी ऑनलाइन असेसमेंट है वो किसी पोर्टल्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास लाइक अगर आप ऑन प्रेमिसेस रिक्रूटमेंट ड्राइव का पार्ट बनते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसमें भी आपकी असेसमेंट हो जाती है। और कुछ जो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी रिमोट कंपनीज के लिए या कुछ कंपनीज लोकली भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती है, लाइक हैकर रैंक है, कोडर बाइट है। तो ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, स्पेसिफिकली अगर आप किसी डेवलपमेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये तो एक मस्ट है। और कुछ कंपनीज का तो प्रोसेस ही सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, उनके राउंड ही सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के होते हैं। लाइक सपोज मोस्ट प्रोबेबली वो आपका पहला इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कर सकते हैं, फिर दूसरा भी हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड करता है। और अगर आप किसी सीनियर लेवल पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो उनका प्रोसेस मेजरली इस तरह होता है कि एक असेसमेंट हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव कोडिंग इंटरव्यू हो गया, और फिर सिस्टम डिज़ाइन का एक राउंड होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके लिए ये पहला असेसमेंट क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आप अगर प्रोफाइल्स पे जाके इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं
और इन पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करें, और स्पेसिफिकली अगर आप किसी डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ लाइक हैकररैंक का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी कस्टमाइज आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लाइक अगर आप रेस पे जैसे आपको नजर आ रहे हैं, या फिर डाटा स्ट्रक्चर्स के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा आपको ना यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद और भी है, लाइक क्वार्टर बाइट है हमारे पास, ठीक है। क्वार्टर बाइट है, कॉडिलिटी है। तो ये फैंग कंपनीज भी जो है वो ये प्लेटफॉर्म्स यूज करती है अपनी असेसमेंट के लिए। तो ये लाजमी आई सजेस्ट कि आप अगर डेवलपमेंट रोल्स के लिए अप्लाई करें तो इस पे लाजमी अपना प्रोफाइल बना के आप प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करें। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज के ऊपर, कि एक्चुअल में अब आपने सपोज हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि आपने असेसमेंट क्लियर कर ली, गुड जॉब, ठीक है। यहाँ तक हमने असेसमेंट क्लियर कर ली है और बड़ा अच्छा आपने काम किया, अभी तक आपने अच्छी प्रिपरेशन की, अभी तक पहले शुरू तक समझा और आपने क्लियर कर लिया सपोज, तो ये आपकी फर्स्ट अचीवमेंट है अभी तक की, डन। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने अचीवमेंट कर ली, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ अभी ये ऑक्टो भाई भी है, इन्होंने भी यहाँ तक असेसमेंट क्लियर कर लिया है, तो हम सब मिलके जो है ये कंप्लीट प्रोसेस क्लियर करेंगे लास्ट तक, डन। अच्छा, अब टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि लाइक आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप जब आप 1-to-1 इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहले लाइक आप सबसे अपना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन करें। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक सपोज अगर आपके साथ इंटरव्यू जिस भी लैंग्वेज में स्टार्ट किया जा रहा है आप उस लैंग्वेज में स्टार्ट करें। मोस्ट प्रोबेबली हमारे केसेस के अंदर या तो इंग्लिश या उर्दू, ये दो लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है। अगर तो इंटरव्यूअर जो है वो इंग्लिश में आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, तो आप इंग्लिश में ही करें बजाय इसके कि आप उसके साथ उर्दू में चल रहे हैं। अगर उर्दू में है तो आप उर्दू में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि नोट की जा रही होती हैं उस टाइम के ऊपर। उसके अलावा लाइक अपना एक इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करें। वो इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि लाइक आई एम साद असलम, आई हैव वर्कड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स इन दिस कंपनी, लाइक आई माई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो बताना है, ठीक है। अगर आप फ्रेश ग्रेड है तो आप बता सकते हैं कि मैंने मतलब लाइक FYP क्या था, उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ठीक है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी, ये नहीं बताना कि हमने एज अ ग्रुप, आपने एज अ ये उन्होंने हायर आपको करना है, आपके ग्रुप को नहीं, ठीक है। तो आपने अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, अपनी स्किल्स बतानी है, ठीक है। और एज अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लाजमी डिस्कशन करें, उस पर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करें। शो मतलब ये चीज़ दिखाएंगे आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, ठीक है। ये चीज़ इम्पैक्ट जो है ना आपने स्केलेबल क्या चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो रेज्यूमे में लिख रहे हैं वो चीज़ लिखें जिस पे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ठीक है। लाइक आप तो आपने रेज्यूमे के ऊपर वो चीज़ मेंशन करनी है जिस पे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ठीक है। अगर आपने पाइथन पे प्रोजेक्ट किया है उनको मेंशन करें, लेकिन इस तरह की चीज़ों से बचें कि लाइक सपोज आपने यूट्यूब के ऊपर 30 मिनट्स की एक जावा की वीडियो देख ली और आप उसमें मेंशन कर रहे हैं कि लाइक आई एम अ जावा डेवलपर, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि इंटरव्यूअर में ये चीज़ जो है आपके नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर जो है वो आपसे बैक टू बैक उस पर क्वेश्चंस करेगा, फॉलो अप क्वेश्चंस करेगा, तो आप अगर आंसर नहीं कर पाएंगे तो वो आप नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो चीज़ें मेंशन करें जिस पे आपको ग्रिप है और आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं अब हम जरा सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपका वो जो उसका रिस्पॉन्ड करूंगा आपके क्वेश्चंस का। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पोर्शन के लिए प्री रेक्विजिट्स ये है कि आपने ये जो मैंने मैंडेटरी सब्जेक्ट्स बताए थे वो आपने पढ़ लिए होंगे होपफुली, ठीक है। मैं ये मेरी ये assumption है कि आप अभी तक लाइक 6 सेमेस्टर तक 5-6 सेमेस्टर तक ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं,
ठीक है। तो मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा नहीं, मैं आपको गो थ्रू करूंगा सारे क्वेश्चंस का कि ये क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये जो चार मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप के, जो कि इसमें से एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि लाइक इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है और एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। ठीक है। अब आपने करना ये है कि इनको, इसकी रियल लाइफ आपने एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि लाइक इनकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में क्या है। ठीक है। लाइक सपोज हम इसको रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऊप इटसेल्फ आपके इंटरव्यू के साथ साथ आपकी जब प्रैक्टिकल, अगर हम लाइफ की बात करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, आपकी इंडस्ट्री में बात करेंगे, तो इसका काफ़ी यूजेज है। तो इसकी कंप्लीट नो हाउ होना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो अब हम इनहेरिटेंस का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की इनहेरिटेंस वो आपसे पूछ सकता है। लाइक सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, मल्टीपल है, हायरार्किकल है, हाइब्रिड है और डायमंड है। तो आपको इनका पता हो कि लाइक ये सारी इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या है। अब इसमें से फॉलो अप क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, लाइक सपोज मैंने पूछा इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या है, तो अब आपसे फॉलो अप ये हो सकता है कि लाइक व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है। तो डायमंड प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। तो आपको आइडिया हो कि लाइक डायमंड प्रॉब्लम क्या है कि लाइक अगर हमारे पास एक बेस क्लास है, उससे दो चाइल्ड क्लासेस बनी हुई है, और उन चाइल्ड क्लास से दोबारा फिर एक चाइल्ड क्लास की सुपर बेस क्लास बन रही है एक और चाइल्ड क्लास के लिए। तो ये डायमंड प्रॉब्लम है, और ये क्यों आती है ये मैंने बताया। इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं या आपने पढ़ना है कि इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, और क्या जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, ये मुझे बताए। ये हम 5 सेकेंड्स का पोस्ट लेते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं जो भी आपको अभी आइडिया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या जावा में एग्जिस्ट करती है। 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझे आप कमेंट्स के अंदर बताएं कि लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है। तो इस तरह के फॉलो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे चीज़ों के अंदर। अच्छा, उसके बाद, अच्छा जी, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब पॉलीमॉर्फिज्म आपने बता दिया, उसके बाद फिर पूछ सकते हैं कि लाइक इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। फिर कंपाइल टाइम आ जाती है हमारे पास, फिर हमारे पास रन टाइम आ जाती है। फिर कंपाइल टाइम को ही हम स्टैटिक भी बोलते हैं और रन टाइम को हम डायनामिक बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर कंपाइल टाइम में हमारे पास ओवरलोडिंग आ जाती है, रन टाइम पे हमारे पास ओवर आ जाती है। अब इनकी भी रियल लाइफ आपको इम्प्लीमेंटेशन पता हो कि लाइक ये एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इनकी रियल लाइफ आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से सारे जो ये जो हमने अभी देखे हैं यहाँ पे, इनकैप्सुलेशन का पता हो, एब्स्ट्रैक्शन का पता हो, इंटरफेसिस का पता हो, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसिस में क्या डिफरेंस होता है उनका पता होना चाहिए आपको। वाई वी यूज एब्स्ट्रैक्शन, वाई वी यूज इंटरफेसिस। ठीक है। वाई वी यूज इनकैप्सुलेशन। फिर हमारे पास एक बड़ा आ जाता है थोड़ी कंफ्यूजन के इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर तो आपके स्पेसिफिक थोड़ा सा सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। जावा में तो ये चीज़ हमारी गार्बेज कलेक्शन के थ्रू भी अचीव हो जाती है। तो आप इसको, ये सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है हमारे पास लाइक पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, पैकेज क्या है। ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफायर्स का पता हो। फिर उसके बाद एक बड़ा पूछा जाता है स्टैटिक कीवर्ड्स के हवाले से कि लाइक स्टैटिक क्लास क्या होती है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। फिर फाइनल का टर्म्स लाइक फाइनल क्लास, मेथड एंड फील्ड, इनका क्या यूसेज है। फिर बड़ा एक अच्छा ये क्वेश्चन है कंपोजिशन, एग्रीगेशन और एसोसिएशन। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ना मतलब पहले आपने खुद पहले इस पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है
कि एक्चुअल में आपने ये चीज़ें होपफुली ये पढ़ ली होंगी, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है इसको कि एक्चुअल में ये क्या इनका पर्पस है, ठीक है, फिर आपने इस पर रिसर्च स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो कंपोजिशन जैसे लफ्ज देख के पता चल रहा है कि आपके पास एक वो दो चीजें, क्लास ए इज कंपोज्ड ऑफ क्लास बी, ठीक है। इसका क्या पर्पज है कि लाइक सपोज हमारे पास एक क्लास अगर उसमें से समहाउ एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके एग्जिस्ट ना करने की वजह से दूसरी क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि क्लास ए इज कंपोज्ड ऑफ क्लास बी। अगर उसमें से हम एक क्लास रिमूव कर देते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम सपोज कह रहे हैं हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर एक रूम है, तो अगर हॉस्पिटल नहीं एग्जिस्ट करेगा तो रूम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन समहाउ अगर हम एग्रीगेशन की बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि जी रूम के अंदर हमारे पास एक सपोज एक चेयर की क्लास है, रूम क्लास के अंदर चेयर की क्लास है, तो अगर चेयर क्लास नहीं भी एग्जिस्ट करेगी फिर भी रूम एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये क्या है, ये एग्रीगेशन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता हो, आप रियल लाइफ समझा सके, क्योंकि ना मेजरली होता ही है कि आपको डेफिनेशंस तो याद है लेकिन समहाउ उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर मल्टी थ्रेडिंग ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल कर रहे हैं तो मल्टी थ्रेडिंग पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि लाइक हमारे पास कौन सी डाटा स्ट्रक्चर है जो थ्रेड सेफ है, अब इसमें फिर कौन सी हमारे पास टाइप है जो कि थ्रेड सेफ है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर हम स्ट्रिंग देखें, स्ट्रिंग जो है हमारे पास थ्रेड सेफ है, वो कैसे है, अगर आप थोड़ा सा आपने पढ़ना है कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है, स्ट्रिंग पूल लाइक स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग पूल क्या होता है, ठीक है, स्ट्रिंग पूल पढ़ना है, मल्टी थ्रेडिंग, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइक आपको आइडिया हो कि एसिंक्रोनस क्या होती है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। फिर थ्रेड और प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक जा रहे हैं जावा पे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लाइक जेवीएम क्या होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक टू जावा है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जेवीएम का स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, वर्ड मेक्स अ ग्रेट इंटरव्यू, ओके, एंड द की इज टू बी फुली प्रिपेयर्ड। अच्छा, होता ही है कि स्पेसिफिकली हम थोड़ा सा बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा भी इंटरव्यू जो होता है वो होता है टू वे कम्युनिकेशन है, लाइक इंटरव्यूअर जो है वो आपको असिस्ट कर रहा होगा अगर आप किसी चीज़ पे स्टक हो रहे होते हैं, तो अगर आप कहीं पे कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप डिस्कस करें। मोस्टली केसेस के अंदर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई क्वेश्चन या कोडिंग इंटरव्यू कर रहे हैं तो होता ही है कि आप सपोज आपको कोडिंग प्रॉब्लम मिली है, लाइक आपने लिंक लिस्ट को कह लें कि मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने चलना इस तरह है कि आपने थिंक आउट लाउड ये वाला प्रोसेस लेके चल रहे हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ उसमें एक लाइन लिखी, एक चंक लिखा उसका कोड का, वो आपने पहले बता दें कि ये एक्चुअल में कोड क्या करेगा। लेकिन उससे भी पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, लाइक सपोज हम कहते हैं बाइनरी सर्च आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो कोडिंग करने से पहले आपने पहले उसको एक वर्बली बता दें, ठीक है, कि मैं इसके अंदर करने का जा रहा हूँ या करने का जा रही हूँ, ठीक है। तो उससे ये होगा कि इनकेस अगर आपका कोई कोडिंग के दौरान कोई सिंटैक्स एरर्स है या संभव आप कोड नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे, बट आपने अपनी अप्रोच उसको बता दी है, और कुछ केसेस के अंदर अगर आपकी फॉर सम हाउ अप्रोच में कोई मसला है तो वो आपको कोड करने से पहले ही थोड़ा सा गाइड कर देगा कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, बजाय इसके कि आप एक पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू गुजार के कोड लिख दिया और फिर उसके बाद आपको याद आया कि ये तो अप्रोच ही नहीं थी ठीक। तो आप पहले सबसे पहले अपनी अप्रोच डिस्कस करें, उसको बताएं और फिर लिखना स्टार्ट करें जब वो कहता है कि हाँ चले अब आप कोड स्टार्ट करें। तो कोडिंग के अंदर भी जब आप कोड लिखने जा रही हैं, आप लाइक सपोज बाइनरी सर्च के अंदर हमने कहा जी हमने 3 पहले पॉइंटर्स बनाए हैं, लेफ्ट राइट और मिड, तो आप बताएं कि लेफ्ट राइट और मिड का पर्पस क्या होने वाला आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब सपोज रिकर्सिव जा रहे हैं या इटरेटिव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये समझाएं। अगर आप इस तरीके से अपना इंटरव्यू कोडिंग इंटरव्यू लेके चलेंगे ना तो आपका एक जो अच्छा फीडबैक जाएगा इंटरव्यूअर के पास भी, कि उसको भी आइडिया होगा कि अच्छा इसको आइडिया है, यही एक्चुअली इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जस्ट ये नहीं कि एक प्रॉब्लम याद थी आंसर याद था तो लिख रहा है,
ही इज एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न, यस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइक फ्रेश ग्रेड है या प्रोफेशनल है, डिज़ाइन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके पास एक तो ये तो दो तो बड़े कॉमन नहीं है कि जी सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ आंसर के लाइक आपके एप्लीकेशन के जो इंस्टेंस है उसमें एप्लीकेशन थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक ही इंस्टेंस आपका यूज हो रहा हो उसके अंदर। अब ये कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आती होनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ठीक है। सिंगलटन पैटर्न की, फिर फैक्ट्री पैटर्न की क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब ये सिंगलटन पैटर्न भी समहाउ अगर हम देखें तो अ, अगर आप देखने जा रहे हैं तो ये मल्टी थ्रेडिंग के ना समहाउ उसके साथ लिंक आ रहा होगा आपका सिंगलटन पैटर्न। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग थोड़ी सी पढ़ रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना शुरू होगा कि अच्छा जी सिंगलटन पैटर्न का क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन है। फैक्ट्री पैटर्न क्या आपका हर दफ़ा कोई एक डिफरेंट इंस्टेंस आपको मिलेगा। जब आप इंस्टेंस क्या है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक अगर आप कह रहे हैं कि सिंगलटन के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा और फैक्ट्री के अंदर आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है हर दफ़ा क्रिएट हो रहा होगा। इसके अलावा और भी मल्टीपल हमारे पास है। एक और डिज़ाइन पैटर्न है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न, वो बड़ा यूज होता है। अब बिल्डर भी अगर आप जावा में अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो उसमें स्ट्रिंग बिल्डर बार बार यूज हो रहा होता है कि आप स्ट्रिंग अगर आपने कंप्लीट कोई न्यू स्ट्रिंग बना दी है तो स्ट्रिंग बिल्डर काफी यूजेज होती है, तो वो भी बिल्डर डिजाइन पैटर्न है। ठीक है। तो उसके बाद ये भी एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि लाइक म्यूटेबल क्या होता है, क्या स्ट्रिंग म्यूटेबल है कि नहीं है, और वो क्यों नहीं है। ये मैंने पहले एक हिंट दी थी स्ट्रिंग पूल की, तो आपको स्ट्रिंग पूल का आइडिया हो स्ट्रिंग म्यूटेबल है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न्स हैं आपके पास, और भी डिज़ाइन पैटर्न है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न है। ये तो क्रिएशनल है, क्रिएशनल होते हैं आपके पास, और भी है मल्टीपल स्ट्रेटेजी है, अडेप्टर है, ऑब्जर्वर है, लेकिन वो ऐसे जितने नहीं पूछे जाते। ये दो तो मैंडेटरी है, और डिजाइन बिल्डर डिजाइन पैटर्न, ये तीन आप लाजमी आपको आइडिया हो इनका। ठीक है जी। उसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फॉर फ्रेश एंड बहुत फॉर प्रोफेशनल। सॉलिड भी क्या है कि हम को शुरू में मैंने भी जब किया था तो मैंने दो ही सीरीज में प्रिपेयर किए थे, लेकिन अगर आप इसके पांचों आपको आइडिया होगा तो आप इसको देख रहे होंगे कि आपकी ये एक यूजेज आपकी इम्प्लीमेंटेशन में सम हाउ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप वैसे भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। तो एज फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर ओपन क्लॉज प्रिंसिपल, फिर हमारे पास एल से आ जाता है लिस्ट ऑफ क्या था सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई से हमारे पास इंटरफेस एग्रीगेशन, और डी से हमारे पास डिपेंडेंसी इन्वर्शन। ठीक है। तो ये इसकी इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए, जस्ट ये डेफिनेशन याद करने वाला इसमें नहीं है कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के साथ इसको समझ के करें, क्योंकि ये बड़ा आपको वैसे भी हेल्पफुल होगी अगर आप ये प्रिंसिपल समझ लिए तो। ये लाजमी इनको डेप्थ में पढ़ के जाए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कपलिंग एंड कोहेजन। ठीक है। अब कपलिंग भी क्या है कि हमारी लाइक सपोज हम कहते हैं कि दो क्लासेस के आपस में कपलिंग क्या है कि अगर एक के ऊपर कोई इफेक्ट आता है उस पर दूसरे पे कितना इफेक्ट आता है। ठीक है। लाइक कपल की अगर हम बात कर लें, अगर एक नाराज है तो दूसरा भी फिर नाराज है, तो वो चीज़ कितना अफेक्ट करती है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक लूज कपलिंग होना वो एक अच्छा इसमें यू कैन से के प्रोसेस समझा जाता है कि लूज कपलिंग हो कि अगर एक क्लास पे कोई अगर चेंज आ रहा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो दूसरी क्लास के ऊपर। अगर तो टाइट कपलिंग है दोनों के अंदर तो ये एक बैड डिज़ाइन समझा जाएगा, क्योंकि उससे आपकी एक में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरे पे अगर ज़्यादा इम्पैक्ट पा रहा है तो वो आपकी एग्जिस्टिंग क्लासेस पे इफेक्ट होगा। तो इस वजह से टाइट कपलिंग एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ गुड डिज़ाइन, टाइट कपलिंग और लो कपलिंग। फिर कोहीजन क्या है कि लाइक सपोज आप विद इन द मॉड्यूल या विद इन द क्लास आपके जो मेथड्स हैं वो एक्चुअल में आपस में कितना सिंक आ रहे हैं। ठीक है। वो लाइक उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है। कह लें कि अगर हम कह रहे हैं हमारे पास प्रिंट की क्लास है कोई, और अगर उसमें हमारे पास ज़्यादातर मेथड्स प्रिंट किया लाइक प्रिंट फाइल या प्रिंट दिस या प्रिंट दिस,
तो समझ में आ रहा है कि इसमें एक अच्छी कोहिजन है इनके अंदर। लेकिन अगर हम एक प्रिंट के क्लास के अंदर समहाउ हम कोई डेटाबेस का कोई मेथड लिख देते हैं सेव कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए, जी एक तो प्रिंट का आ रहा है, प्रिंट की क्लास के अंदर एक सेव का या इस तरह का डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन, वो एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन रही। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास लो कोहिजन हो जाएगी अगर हमारे पास अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। तो कोहिजन हमारे पास होनी चाहिए हाई कोहिजन। हाई कोहिजन का मतलब है कि रिलेशनशिप अच्छा है, जो मेथड्स हैं जो विद इन द मॉड्यूल या विद इन द क्लास, वो जो उनकी रिलेशनशिप है वो अच्छी है। तो हाई कपलिंग और सॉरी हाई कोहिजन और लो कपलिंग इज अ गुड डिजाइन। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ गुड डिजाइन। तो हाई कोहिजन और लो कपलिंग। अच्छा, फिर आते हैं थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। डाटा स्ट्रक्चर के मैं ये बड़ा इसमें से आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर होता है कि वो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है और वो ये अजम्पशन होती है या वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि आप उसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर मेजरली यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक्चुअल में अगर आप तो फ्रेश है तो फ्रेश के केस के ना तो आपको ज्यादातर बता दिया जाता है कि अच्छा चले स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या वो आपको मतलब एक्सप्लिसिटली बता दिया जाता है केसेस के अंदर कि ये मुझे चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल अगर एक्सपीरियंस लेवल के लिए अप्लाई करें तो तब इसमें थोड़ा सा केस इस तरह का होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि आप खुद अज्यूम करें कि इसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा। तो कैसे आप पता चलेगा? आपको डाटा स्ट्रक्चर का नो हाउ होना, एक अच्छा नो हाउ होना जरूरी है। अच्छा, अब स्टैक है, स्टैक इज लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बड़ी हमने एग्जांपल पढ़ी थी एक हमारे पास बुक्स का स्टैक है, जो लास्ट पे रखेंगे तो वो ही हम सबसे पहले उठाएंगे, इस तरह का चीज़ है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आती हो। ठीक है, उसके बाद लाइक हम स्टैक के थ्रू लाइक आपके पास पुश पॉप के मेथड्स क्या हैं, ठीक है, पीक का मेथड क्या है, फिर उसे लाइक स्टैक के थ्रू फिर आप क्यू बना सकते हो। ठीक है, लाइक स्टैक को हम क्यू के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर एग्जांपल है स्टैक, ये सी प्लस प्लस के अंदर है। ठीक है, लाइक उसका इम्प्लीमेंटेशन है पुश पॉप मेथड्स की, इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। तो इस तरह से आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी आती हो जो भी डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये जस्ट नॉट फॉर स्टैक, आपको लाइक लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन आती हो, डायनामिक आपके पास डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स की आती हो, अरे लिस्ट इसके अंदर आता हो। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको ना आनी चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यू। ठीक है जी, क्यू की भी लाइक फर्स्ट इन लास्ट आउट का हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसको आप रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर आप सपोज कोई क्यू में लाइक सिंपल क्यू है और जो पहले आया था उसी की पहले बारी आएगी, तो वो क्यू का एक जो स्ट्रक्चर है वो आपको आता हो, और इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि स्टैक की बात की, वो आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, लिंक लिस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग के आपके इंटरव्यूज के में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लाजमी या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पूछा जाता है। ये एक समझ लीजिए तो पार्ट होता ही है लिंक लिस्ट, और सेल्फ बहुत काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको लाइक आपको इसका नोड स्ट्रक्चर पता हो, फिर हमारे पास वो डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, फिर उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन जिससे आ जाते हैं, फॉलो अप क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। फिर नोड का स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस का जो स्ट्रक्चर बनता है नोड का, उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेजरली ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं लिंक लिस्ट के केस के अंदर। जब वो स्ट्रक्चर बनाना होता है ना नोड का, नेक्स्ट प्रीवियस कैसे चलेगा, वो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपने अच्छी ग्रिप लेके जा रही है। लाइक इसी तरह ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हेड से हम स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्स करना। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जांपल है ये असल में एग्जांपल है मिड आई गेस मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट की। ठीक है, मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट फाइंड करने की एग्जांपल है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इनिशियली पे हमारे पास हेड से स्टार्ट करें और उस पर फिर हम एक स्लो पॉइंटर एक ओके, तो इसमें लाइक फास्ट और स्लो पॉइंटर लेके चल रहे हैं, और वही स्टेप 2 के अंदर लाइक स्लो पॉइंटर एक लेफ्ट पे मूव कर रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास फास्ट पॉइंटर है वो 2 स्टेप्स ऑन राइट मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से जब तक वो स्टेप 3 में अगर हम देखें तो जब हमारा फास्ट पॉइंटर जो है वो यू कैन से कि जब लास्ट तक नल तक पहुंचता है
तो तब तक हमारा स्लो पॉइंटर जो है वो मिड में पहुंचा होगा। तो ये जस्ट एक लिंक लिस्ट की छोटी सी एक एग्जांपल थी, ठीक है। और उसको फिर देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे है। लेट मी जस्ट शेयर द इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। तो ये एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी सी प्लस प्लस में है, ठीक है। कि एक स्लो पॉइंटर है, वो हेड को पॉइंट कर रहा है, फिर फास्ट पॉइंटर है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो एक लूप चल रहा होता है कि जिसके लिए फास्ट जो है वो 2 पॉइंट्स ऑन राइट और स्लो जो है वो 1 पॉइंट ऑन राइट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल हैं लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस, वो भी हम देख लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें ना आते हैं। तो फिर आप लाइक इंसर्ट करें एंड नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। इंसर्ट करना है, डिलीट करना है वहां से। फिर मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट जो कि अभी हमने देखा है। फिर सर्कुलर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने मर्ज अगर करना है दो लिंक लिस्ट को एक लिंक लिस्ट के अंदर, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को, ठीक है। तो और भी इस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़े कॉमनली आज इसमें से ना पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन लिंक लिस्ट के। फिर उसके बाद बाइनरी सर्च, ठीक है। आप सर्च बाइनरी सर्च भी अगर हम देखें तो एक बड़ी इसका प्री रिक्विजिट ये है कि सर्च क्या करता है कि वो आपकी जो सपोज अरे हम लेते हैं उस अरे को हाफ में डिवाइड करके 2 हाफ में उसकी सर्चिंग करता है। और अगर हम देखें तो इसके लिए आपका अरे का सॉर्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर ही आपकी जो बाइनरी सर्च है वो अच्छे तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक रिकर्सिव अप्रोच यूज की गई है बाइनरी सर्च के लिए, आप आइटरेटिव भी ले सकते हैं। तो यही जो चीज़ मैं बता रहा था कि अगर आप सपोज यहाँ पे लाइन लिखते हैं ना फर्स्ट, लाइक इफ रूट इज इक्वल टू नल और रूट की जो की है इज इक्वल टू की, तो ये आपने पहले एक्सप्लेन करना है इस लाइन को कि इसका पर्पस क्या होगा। फिर आपने इसी तरह नेक्स्ट लाइन्स पे मूव ऑन करते जाना है। तो इसी तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पता हो बाइनरी सर्च की कि क्या है। फिर सॉर्टिंग आ जाती है आपकी, लाइक सारे सॉर्टिंग जो है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। फिर आगे और भी इसमें जो सॉर्टिंग है हमारे पास, लाइक क्विक सॉर्ट है, ठीक है। इनके सारों के आपको बेस्ट केसेस जो आपके यू कैन से कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बनती हैं वो आपको निकालनी आती होगी। इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी कैसे निकलती हैं, वो जस्ट इन ही की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं, आपको लाइक आइडिया हो कि बाकी जो अगर कोई भी आपको कोड दिया जाता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, सॉरी टेबल दिखाता हूँ। तो इसमें ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी लिखी हुई हैं कि एवरेज वर्स केसेस के अंदर इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, ये कैसे निकलती है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। जस्ट ये नहीं है कि आपने ये टेबल याद कर लिया, बट आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना आती हो। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा हाँ, इसमें ये जो चीज़ है कि जब आप इस तरह इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे जा रहे होते हैं तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर तो वो कोई आपको हिंट मेजरली ना वो आपको हिंट भी दे रहे होते हैं कि अच्छा इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे कर सकते हो, तो सुने उनको कि वो एक्चुअल में क्या कह रहे हैं। और क्योंकि अगर आप उनको खुद साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे होंगे वो भी समझेंगे कि आप बताना क्या चाह रहे हो, वो आपको साथ साथ बता भी रहे होंगे, हिंट भी दे रहे होंगे कि इसको ऐसे नहीं तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो उनकी जो हिंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, अगर कुछ समझ नहीं आई, तो मतलब उनसे दोबारा पूछेंगे लाइक क्या आप रिपीट कर सकते हैं, या मेरी ये कंफ्यूजन है कि क्या आप ऐसा ही चाह रहे हैं कि यहाँ मैं कुछ गलत समझाऊँ। तो ये चीज़ें आप अपने इंटरव्यूअर के साथ लाजमी थ्रू आउट द इंटरव्यू डिस्कस करते जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं डेटाबेसेस के ऊपर, ठीक है जी। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कर लिया है कंप्लीट, यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं मुझे। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें, होपफुली चीज़ें आपको क्लियर होगी। बट सम हाउ कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएं, क्योंकि मैं और मेरे ऑक्टो जो है वो यहाँ पे मौजूद है आपको आंसर करने के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद हम डेटाबेसेस पे देखते हैं। तो डेटाबेसेस में ये थोड़ी सी कैटेगराइजेशन है हमारे पास, लाइक DML, DDL, DCL एंड यहाँ पे TCL भी थे,
वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए आई गेस। तो इसमें क्रिएट, अच्छा, डीएमएल और डीडीएल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी, आपकी डेली यूसेज में भी अगर आप डेटाबेसेस पे काम करें। तो आपका समहाउ डीडीएल है जी आपके पास, जिसके डीडीएल को अगर देखें तो डीडीएल के केस के अंदर हम कोई टेबल, कोई एक स्कीमा क्रिएट करें या मॉडिफाई कर रहे होते हैं। स्कीमा क्या कि लाइक आप एक टेबल क्रिएट करें। ऑल्टर भी डीडीएल है कि लाइक आप उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। ड्रॉप के केस के अंदर आप उसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, डीएमएल के अंदर आप किसी डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। डीएमएल के अंदर डाटा मैनिपुलेशन जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं डाटा, अपडेट कर रहे हैं डाटा, ठीक है जी, डिलीट कर रहे हैं डाटा, तो डीएमएल क्या है जी, डाटा पे काम हो रहा है। डीडीएल क्या है, आपके स्कीमा पे काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डीसीएल है, आपकी कौन कौन सी परमिशंस आपको ग्रांट करनी है, कौन सी परमिशंस नहीं आपको रिवोक करनी है। फिर ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज भी आती है, यहाँ पर डाटा की लैंग्वेज भी है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें डीडीएल और डीएमएल, ये सारे आपको ना क्लियर होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है इंडेक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंडेक्सिंग अगर आप हम इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप फ्रेश हैं तो आपको थोड़ा सा इंडेक्सिंग का नोहा हो और उसकी थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जांपल हो। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे आप कर रहे हैं इंटरव्यू, तो आपको बिहाइंड द सीन इंडेक्सिंग चल कैसे रही है। ठीक है जी, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, तो इंडेक्सिंग का वो डाटा स्ट्रक्चर आपको पता हो। ठीक है जी, अब इसके अंदर ये है कि इंडेक्सिंग की एक एग्जांपल बड़ी दी जाती है जी। आपके पास बुक के अंदर वो जो एक इंडेक्स का कॉलम होता है, वो क्या करता है कि जी आपको वहाँ से आप पेज नंबर देख के उन स्पेसिफिक रेकर्ड्स पे चले जाते हैं, बजाय इसके कि आपको पूरी बुक खोल के पढ़नी पड़े। ठीक है, तो इसी तरीके से टेबल में भी, डेटाबेसेस के अंदर भी आपके जो आपके टेबल्स हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको इंडेक्स किया जाता है ताकि फास्ट सर्चिंग, फास्ट रिट्रीवल, जल्दी से आपको डाटा मिल जाए। और उस हवाले से इंडेक्सिंग काफ़ी यूसेज है। मेजरली इसमें क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि अच्छा इंडेक्सिंग क्राइटेरिया क्या है। इंडेक्सिंग असल में होती क्या है कि इंडेक्सिंग आपका टेबल है ना, टेबल के अंदर आपके पास जो कॉलम्स है ना, उन कॉलम्स के ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है कि अच्छा एक ऐसा कॉलम जो कि एक अच्छा आइडेंटिफायर हो इंडेक्स लगाने के लिए। जैसे आप कोई हम बुक की बात करें तो बुक के अंदर हमारे पास आइडेंटिफाई किया पेज नंबर, ये जी अच्छा ये 1 से हमारे पास 20 है, वो इस इंडेक्स के ऊपर पड़े। इसी के टेबल के अंदर भी जैसे अगर देखें तो एक चंक ऑफ रिकॉर्ड को हम इंडेक्स कर देते हैं। फिर वो उससे आगे थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि अच्छा इसकी आगे फर्दर इंडेक्सिंग क्या है, इसकी आगे टाइप्स कौन कौन सी है, कि लाइक प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, फिर ये स्पार्स और डेंस। तो ये थोड़ा सा आपको ना आइडिया होगा जी अच्छा इसकी आगे मजीद इंडेक्सिंग टाइप्स क्या है। तो इसमें क्या इंडेक्सिंग होती क्या है, इंडेक्सिंग में डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इंडेक्सिंग में टाइप्स कौन सी होती है, और इंडेक्सिंग का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये असल में क्राइटेरिया पे ही बात हुई है, थोड़ा सा इंडेक्स ओवरलैप हो रहा है। तो असल में अच्छा क्राइटेरिया क्या है, किस कॉलम को हम इंडेक्स कंसीडर करें। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं कि जी लाइक कॉमनली फ्रिक्वेंटली क्यूरी की जा रही हो ऐसा कोई कॉलम हो। ठीक है जी, और उसके बाद उसमें रिफ्रेशल कॉन्स्ट्रेंट एग्जिस्ट ऑन द कॉलम। अच्छा, रिफ्रेशल कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि आपके पास सपोज एक पेरेंट टेबल है और एक चाइल्ड टेबल है, और मेजरली सपोज आपका वो एक पेरेंट टेबल की अगर फॉरन की किसी और दूसरे टेबल में सपोज यूज हो रही है, तो एक रिफ्रेशल कॉन्स्टेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, लाइक अगर सपोज आपके पास पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल में फॉरन की आ रही है पेरेंट से, तो चाइल्ड टेबल में तभी एंट्री होगी जब पेरेंट की वो एंट्री एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, बात को लगा रहे हैं कि लाइक अगर पेरेंट में कोई एंट्री ही नहीं हुई तो हम उसको टेबल चाइल्ड टेबल में कैसे इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेफरेंशियल उसकी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट आ जाता है, और एक किसी तरह का यूनिक कॉन्स्टेंट उस पर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर कुछ टेबल्स हैं, जो कुछ डाटाबेसेस हैं कि अगर आपकी कोई समहाउ फॉरेन की यूज़ हो रही हो, आपकी फॉरेन की सपोज यूज़ हो रही किसी टेबल में, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर आपकी फॉरेन की लाइक पेरेंट की जो की है मतलब फॉरेन की जा रही है, तो कुछ डेटाबेसेस वो उसको एज अ इंडेक्स खुद ही ऑटोमेटिकली ही उस पर इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये W3 स्कूल्स के ऊपर आपको ये
काफ़ी एक क्यूरीज का पूरा एक मिल जाएगा डाटा, जिसकी मल्टीपल क्यूरीज, क्योंकि अगर आप डेटाबेस पे जा रहे थे क्यूरी ना लिखवाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्यूरीज आपको आनी चाहिए, लाइक सारी ये लाइक सिंटैक्स उनका आना चाहिए, वेयर, नल, अपडेट, डिलीट, ये सारी क्यूरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये आपको क्यूरीज हो गई। उसके बाद क्यूरीज देख लेते हैं। इस तरह की क्यूरीज ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अच्छा, क्यूरी भी मेजरली इस तरह की पूछी जाती है जिसमें समहाउ थोड़ी डिफिकल्टी हो, ये नहीं है कि जस्ट सिर्फ सेलेक्ट करके बता दीजिए सिलेक्ट, समहाउ उसमें जॉइंस यूज़ हो रहे हो, सब क्यूरीज यूज़ हो रही हो, एग्रीगेशन उसमें आ रही हो, ठीक है, उसमें ग्रुप बाय ऑर्डर बाय का समहाउ यूजेज हो। तो इस तरह की क्यूरीज ना मेजरली यूज पूछी जाती है। अब इसमें जी फाइंड द एम्प्लॉयज हु हायर्ड इन लास्ट n मंथ्स, ठीक है जी। उसके बाद देयर इज अ टेबल व्हिच कंटेन्स टू कॉलम, स्टूडेंट मार्क्स, यू नीड टू फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन द एवरेज मार्क्स। ठीक है, इसमें अगर देखें तो समहाउ स्टूडेंट और मार्क्स के टेबल का ना जॉइन लग रहा होगा, तो इस तरह का वो एक क्वेरी अच्छी बन जाती है पूछने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक ओके डेडलॉक। डेडलॉक का सिनेरियो काफ़ी एक ये पूछा जाता है कि डेडलॉक क्या है, कि लाइक आपके पास अगर दो थ्रेड्स हैं और सपोज दो थ्रेड्स को एक रिसोर्स चाहिए टास्क परफॉर्म करने के लिए, बट समहाउ अगर सपोज दो थ्रेड्स, टू थ्रेड्स एंड टू रिसोर्सेज, थ्रेड वन ने थ्रेड रिसोर्स वन एक्वायर किया हुआ है और थ्रेड टू ने जो है वो रिसोर्स टू एक्वायर किया हुआ है। अब थ्रेड वन को क्या चाहिए, थ्रेड वन को अगर सपोज अब टास्क कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स टू चाहिए और थ्रेड टू को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स वन चाहिए, बट समहाउ एक ने लॉक उस पर लगाया हुआ है, एक ने लॉक इस पर लगाया हुआ है, तो वो लॉक स्टेट में पड़े हुए, क्योंकि वो दोनों ही अपना लॉक जो है वो रिलीज नहीं करें, तो ये डेडलॉक की कंडीशन इसमें अकर हो जाती है। तो डेडलॉक हमने थोड़ा सा देख लिया। अब डेडलॉक से डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, ठीक है। डेडलॉक अगर तो डेडलॉक से बचा कैसे जा सकता है, पहली बात तो, ठीक है। और अगर डेडलॉक हो गया तो आप डेडलॉक को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले एक मैंने शुरू में शायद बताया था मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग के समहाउ ये उसमें आ जाती है चीज़ें जी, मल्टीपल थ्रेड्स जब हमारे पास चल रहे हैं तो उनको अच्छा सिंक्रोनाइज वे में किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेडलॉक रिमूव करने की कुछ चीज़ें हैं कि जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, और उसके बाद गोल्डन वेट का हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है, फिर नो प्रियम्पशन है एंड सर्कुलर वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेडलॉक को रिमूव करने की कुछ हमारे पास तरीकाकार है कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यूज़ कर सकते हैं, होल्ड एंड वेट को यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल समझाएं, बताएं उसको कि लाइक इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और इससे लाइक तो ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई ना कि डेडलॉक हो गया है। इससे पहले भी हमारे पास एक आती है जी डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है जी। डेडलॉक डेडलॉक प्रिवेंशन, और डेडलॉक अगर हो गया है तो उसको आप रिमूव कैसे करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट है कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं लाइक एनॉमलीज क्या है हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर, इंसर्शन, अपडेट और डिलीट के वक्त जो हमारी एनॉमलीज आती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, फिर उनसे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। इसलिए फिर हम जरा नॉर्मलाइजेशन फिर हमारे पास आ जाती है। आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म, तो वो आपको आती हो, ठीक है जी। उनमें थोड़ी सी विद एग्जांपल कैसे ये नॉर्मलाइजेशन, और कुछ केसेस के अंदर तो होता ही है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है एक कि ये अब है, इस पे आपने नॉर्मलाइजेशन 3 तक आपने ना नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके बता दी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने बताया कि क्यूरीज हैं तो हमारे पास जॉइंस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो जॉइंस होंगे, इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, आउटर जॉइन है, ठीक है जी। ये जॉइंस का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉप ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, ये मेजरली मैंने देखा है कुछ जब मेरे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के बाद, तो वो आके बाहर उनका ये डिस्कशन चल रही होती है, मुझसे पूछा था भाई ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है।
मैंने तो ये बताया, मैंने तो वो बताया, तो ये काफ़ी एक ना कंफ्यूजिंग सी थोड़ी सी लगता है, तो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हमारे पास मल्टीपल कीज एग्जिस्ट करती हैं कि कॉम्पोजिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, इनका क्या पर्पज़ है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ठीक है जी। फिर उसके बाद कमिट और रोल बैक। अब ये कमिट और रोल बैक कहाँ से यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है ट्रांजैक्शन में, ठीक है जी। अभी मैंने रिसेंटली AWS कम्युनिटी डे पे इस पे काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन की थी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो आपको आइडिया हो कि लाइक ट्रांजैक्शन एक्चुअल में करती क्या। अब ट्रांजैक्शन क्या करती है, जस्ट जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि सपोज आपके पास सेट ऑफ ऑपरेशंस है, दो ऑपरेशंस हैं, और वो आपका तभी लाइक सपोज हम जैसे एक पहले देखा था कि अगर पेरेंट में कोई एंट्री हुई है और चाइल्ड में तभी एंट्री होगी जब पेरेंट में एंट्री होगी, तो हम इसको एक ट्रांजैक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि अगर सपोज पेरेंट में एंट्री हुई है और फिर ही चाइल्ड में एंट्री हो, फिर हम उसको कमिट करेंगे डाटा को, ठीक है। अगर तो पेरेंट में एंट्री नहीं हुई और हम चाइल्ड में डायरेक्ट एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम ये हमारी पूरी ट्रांजेक्शन नहीं है, दोनों सेट ऑफ ऑपरेशन नहीं हुए, तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, रोल बैक। वो हमारी कमिट ही नहीं होगी डाटा, वो क्योंकि इनकन्सिस्टेंट डाटा होता है, तो हम उसको कमिट नहीं करने देंगे, ठीक है जी। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि डाटा स्ट्रक्चर के अलावा कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ज़रा थोड़े से पूछे जाते हैं, लाइक फिबोनाची सीरीज हमारे पास जो है, फिर फैक्टोरियल है, प्राइम नंबर है, रैंडम नंबर्स है, फिर लाइक हाईएस्ट नंबर इन द रे में से फाइंड करना। तो ये बड़े मोस्ट कॉमनली है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आपकी अप्रोच डिस्कस करने के लिए पूछे जाते हैं कि लाइक आप आइटरेटिव यूज़ करते हैं, रिकर्सिव यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें पूछी जाने के लिए ये पूछा जाता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आता है कि हमारे पास अगर आपको एक चीज़ है कि लाइक सपोज समहाउ आप कोई सवाल किया गया या कोई ऐसा टॉपिक पूछा गया जो आपको नहीं आइडिया और आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो बजाय इसके कि आप एक उस पर कंफ्यूज आंसर दें कि शायद ये हो सकता है या शायद वो हो सकता है, उस पर ये होगा कि वो फिर आप इंटरव्यू जब आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपको अगर नहीं आता होगा तो आप गलत आंसर करते जाएंगे और आपका नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। तो अगर आपको नहीं कोई चीज़ आइडिया, तो समहाउ आप ये कह सकते हैं कि मतलब मैंने नहीं इस पे डिस्कशन पढ़ा हुआ इतना मैंने, तो समहाउ वो क्या होगा, आप न्यूट्रल रहेंगे, ज़्यादा आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि आप एक गलत बोली जा रहे हो और वहाँ पे गलत आंसर ना आपके चलते जा रहे हैं। और लाइक इसमें ये है कि कभी कभार ना बिहेवियरल क्वेश्चन में एक बड़ा इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस, ठीक है जी। तो होता ही है कि अब आप थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट बनने के लिए कि अच्छा मैं अपनी वीकनेस कैसे बताऊं, तो जी मेरी तो ऐसी कोई वीकनेस है ही नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा डेवलपर हूँ। तो ये सबको आइडिया है कि कोई ना कोई मिस्टेक्स की होती है, कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट्स में इशू आए होते हैं, तो आपने क्लियरली उसको अपना बताना है कि ये इशू आया, बट उसको भी बताने का एक तरीका है कि लाइक सपोज आप कह रहे हैं कि ये अच्छा है, ये मेरे प्रोजेक्ट में एक मसला आया था बट मैंने इसको ऐसे ठीक किया और मेरी उससे ऐसे लर्निंग हुई, ठीक है जी, मैंने ये चीज़ सीखी उस मसले के बाद। एक्चुअल में वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि अगर आप कोई मसला या इशू होता है तो आप उसमें से क्या चीज़ें सीखते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, बजाय इसके कहेंगे मैं तो आज तक कोई मसला हुआ ही नहीं आया, इसकी कोई चीज़ बात ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थोड़े से ना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर तक आपके पास डेटाबेसिस में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं हूँ और मेरे साथ मेरा वक्तो भी है यहाँ पे जो कि आपको आंसर करता जाएगा, ठीक है जी। तो आपने मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले कमेंट्स में, ठीक है। चलें फिर हम मूव ऑन करते हैं। SDLC के ऊपर एक पूरा लाइफ साइकिल आपका पूछा जाता है। कुछ केसेस के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि जी अच्छा अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो कि क्या आप यहाँ पे तो SDLC है ना, क्या आपने CI/CD पे इम्प्लीमेंटेशन की हुई है कि नहीं, ठीक है। CI/CD अगर आप डेवऑप्स के लिए थोड़ा सा ट्रैक चूज करना चाह रहे हैं तो आपको CI/CD का आइडिया हो, उसके पूरे प्रोसेस का आइडिया हो। इसी तरीके से SDLC है, आपको इसके पूरा ये पूरा प्रोसेस, और मेजरली अगर आप FIP पे काम कर रहे हैं तो आप ये प्रोसेस
कोई ना कोई इसमें लेके चल ही रहे होते हैं, या तो आप वाटरफॉल या एजाइल मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन आपने की ही होती है। तो आप उसको अपने एफ अपने प्रोजेक्ट के थ्रू या किस तरीके से अगर आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के यूज़ किया हुआ है, आप उसके थ्रू इसको बता सकते हैं। फिर हमारे पास मल्टीपल लाइक मॉडल्स है, वाटरफॉल है, जाइल है, आइटरेटिव है, वी शेप है, प्रोटोटाइप है, स्पाइरल है। ज़्यादातर संभव आपने जाइल या वाटरफॉल ही यूज़ किया होता है। तो जो आपने यूज़ किया वो आप उसको उसकी एक अच्छी प्रोजेक्ट की एग्जांपल के साथ बता सकते हैं कि मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे यूज़ किया था। ठीक है जी। उसके बाद कुछ स्प्रिंट्स के हवाले से चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि एज ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ों को, टास्क को एफिशिएंट तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलने के लिए कंपनीज में ये एक स्प्रिंट का एक प्रोसेस होता है। और इसमें भी अगर आपने थोड़ा जीरा जीरा प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया हो, या कैनबन बोर्ड्स आपने समहाउ यूटिलाइज किए हो। अब मल्टीपल ज़्यादा कंपनीज जीरा यूज़ करती हैं इस चीज़ के लिए। कुछ है जैसे लाइक ट्रेलो यूज़ करती है, लेकिन ज़्यादा जीरा प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। तो आपको पता होगा लाइक स्प्रिंट क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग क्या है, ठीक है जी, स्क्रम क्या होती है, उसके बाद फिर रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है, फिर इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जिसके अंदर प्लानिंग है, फिर स्क्रम है, फिर रिफाइनमेंट है, फिर उस स्प्रिंट का रिव्यू किया जाता है, फिर एक रेट्रोस्पेक्टिव होती है। तो एक ये पूरा 1 to 4 वीक्स की एक स्प्रिंट होती है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर वो क्लाइंट को या कस्टमर को एक मंथ की, 2 वीक्स की, वो जो एक पूरा इंक्रीमेंट होता है वो डिलीवर किया जाता है। फिर उससे फीडबैक लिया जाता है, और फिर आप दोबारा से साइकिल चलता है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए इस प्रोसेस का। उसके बाद कुछ टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। अगर आप क्यूए के थोड़े से रोल्स में जानना चाह रहे हैं, तो उसमें ये आपसे टेस्टिंग का काफ़ी पूछा जाता है, लाइक वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में ऑटोमेशन टेस्टिंग इटसेल्फ काफ़ी उसकी जॉब्स भी हैं, उसका यू कैन से कि अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। तो आप मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेशन के ऊपर भी अगर जाएँ, लाइक आपके पास सिलेनियम है आई गेस, उसके ऊपर ऑटोमेशन का आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 टेस्टिंग की हमारे पास आ गई, वाइट बॉक्स आ गई, ब्लैक बॉक्स आ गई, ग्रे बॉक्स आ गई। तो इसका आपको आइडिया हो, आपने अगर अपने एफ में समहाउ ये टेस्टिंग की हुई है किसी तरीके से, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक तो हमने देख लिए थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है जी। और कुछ है कि कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये कुछ केसेस के अंदर होता ही है कि कुछ कंपनीज इसको असेसमेंट पार्ट के अंदर कर लेती हैं। कुछ जो है वो ड्यूरिंग द टेक्निकल इंटरव्यू ही आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से पूछा जाता है। तो ज़्यादा कंपनीज में कुछ कंपनीज ही देखी हैं जो इस तरह का ड्यूरिंग द टेक्निकल इंटरव्यू ये पूछती हैं। कुछ इसको असेसमेंट में पूछती हैं। तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ना इसमें होता ही है कि समहाउ आपकी कॉमन सेंस और थोड़ी सी एक्टिव थिंकिंग के ऊपर आपको फोकस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी पढ़ लें इसको। आपने पढ़ना और ना मुझे कमेंट में बताना है कि ये एक्चुअल में क्या था। तो मैं आपको बस रीड करके बता देता हूँ। So like suppose that you are standing in a hallway next to 3 light switches which are all off. So there is another room down the hallway where there are 3 light bulbs. Each light bulb is operated by one of the switches in the hallway. Because the light bulbs are in another room, you cannot see them since you are standing in the hallway. तो इसका जो आंसर है वो आपने मुझे बताना है। और ये एक्चुअल में ना मैं एक सीजन देख रहा था, आई गेस एलिस इन बॉर्डरलैंड। ठीक है जी, एक सीजन था, वो सीजन के अंदर ये एक एपिसोड था जिसके अंदर यही सिनेरियो उन्होंने, एक उनको टास्क मिला था, जिस टास्क के अंदर उन्होंने इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट भी किया हुआ था। तो अगर तो आपने वो सीजन देखा है तो आपको इसका आंसर वैसे भी पता लग गया होगा, बट समहाउ नहीं। तो ये भी एक कॉमन सेंस है, इस पे आपने देख के आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा अपने रेजमे के ऊपर देख लेते हैं। तो रेजमे के ऊपर भी मैं वैसे काफ़ी इस पे रिव्यूज़ करता रहता हूँ, आजकल भी इसके रिव्यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो रेजमे में मैंने जो मेजरली मिस्टेक्स मिस्टेक्स तो नहीं, इम्प्रूवमेंट्स कह लेंगे, इम्प्रूवमेंट्स ये कि आप अपने प्रोजेक्ट्स की थोड़ा इम्पैक्ट शो करें
अपने प्रोजेक्ट्स में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो करें, आपने एक्चुअल में क्या किया, इम्पैक्ट क्या था, क्या चीज़ अचीव की उससे, उन चीज़ों को मेंशन करें उसके अंदर। लाइक अगर और थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि ज़्यादातर आपकी टेक्निकल के साथ साथ आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी टीम वर्क जो स्किल्स हैं उन पे भी फोकस किया जाता है कि एक्चुअल में ये टीम के साथ कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है जी। और वही कि आप थोड़ा सा मैट्रिसेस के ऊपर फोकस करें और वो चीज़ मेंशन करें जो कि एक्चुअल में आप डिफेंड कर सकते हैं जिन पे आपने एक्चुअल काम किया हुआ है। और प्रोजेक्ट्स के जो सेक्शन है, आप उस सेक्शन के अंदर अपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स का कोई लिंक आपके पास अवेलेबल है, लाइक अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया और गिटहब पे आपने उसको अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक आप ऐड करें। फॉर रेफरेंस क्या चाहिए, मेरा कोड है यहाँ पे पढ़े, कहीं पे भी अगर कोई डिप्लॉयड है, कोई वेबसाइट है समहाउ, तो वहाँ का लिंक आप दे सकते हैं। उसके बाद कवर लेटर, लाइक अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो कवर लेटर की ज़रूरी है कि उसके अंदर आप थोड़ा कस्टमाइज्ड आप लिख सकते हैं कि अच्छा इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए मैं कैसे सूटेबल हूँ। ठीक है जी, मैंने क्या किया और आपकी इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए मैं ही क्यों अच्छा कैंडिडेट हूँ। तो ये लाजमी लिख के भेजें। और इसको लिखने के लिए कोशिश ट्राई ये करें कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको देखते हुए कवर लेटर लिखें, और जो स्पेसिफिक चीज़ें कवर लेटर में जॉब डिस्क्रिप्शन में पूछी गई हैं उसको कवर लेटर में लास्ट में मेंशन करें। ये ज़रा इम्पोर्टेंट, ये एक ऑप्शनल है। पोर्टफोलियो, अगर आप डेवलपर हैं, फ्रंट एंड डेवलपर हैं या डिज़ाइनर भी हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो लाजमी बनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर मेंशन करें, अपने आर्टिकल्स उस पर मेंशन करें। ये एक अच्छा बोनस पॉइंट है। एज अ डेवलपर भी एक, आप अगर अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे तो अब आप अपने पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है जी, तो एक पोर्टफोलियो भी बनाएं आई सजेस्ट। और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप स्टैंड आउट भी करते हैं थोड़ा सा। आपका अच्छा रेज़्यूमे है, अच्छा कवर लेटर है, अच्छा इंटरव्यू है सॉरी, और फिर आप स्टैंड आउट करते हैं। और बी योर सेल्फ, लाइक एक्चुअल में प्रिटेंड करने की कोशिश ना करें किसी और को। जो आपने एक्चुअल किया, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो आप शेयर करें। अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी ही स्किल्स पे फोकस करें। तो बी योर सेल्फ। और लास्ट पे हमारे पास जो है जी प्रैक्टिस। तो ये तमाम चीज़ें अभी मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दिया सारा क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें अब आपका काम ये है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, चीज़ें पढ़ें। ये मैंने आपको एक पॉइंटर्स दे दिए कि ये पढ़ना लाजमी है। तो अब जो है आपने करनी है इस पे प्रैक्टिस। ठीक है जी, आपने पढ़ना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी इवेंट में मेरे आते हैं, मैं या किसी इवेंट में जाता हूँ, वहाँ पे इंटरेक्शन होती है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आप होपफुली आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप फील फील फ्री टू आस्क। तो इसको आप वाइंड अप करते हैं और होपफुली ये चीज़ें जो है आपके जॉब हंटिंग के लिए, आपकी इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।